टाइम्स में खुशामदीद। मुल्क शाम में इसराइल ने एक और ख़तरनाक मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया है। शाम के एक पूरे मिलिट्री बेस को तबाह बर्बाद कर दिया है। और अफसोस की बात यह है, हैरान कुन बात यह है कि सीरिया की आर्मी की तरफ से इसराइल को कुछ भी जवाब नहीं दिया गया। शाम का नया नया सदर अहमद अशरा इस तरह के हमलों को रोकने में लगातार नाकाम है। और इसराइल का जब दिल करता है, मन करता है, अपने फाइटर प्लेन को उड़ाता है और सीरिया के किसी भी इलाके पर बमबारी करता है, उसको तबाह बर्बाद करता है। दूसरे लफ्जों में कहिए कि इसराइल ने सीरिया को भी बिल्कुल गजा बना रखा है। जिस तरह गजा पट्टी में इसराइल लगातार बमबारी कर रहा है, जब जहां दिल चाहता है इसराइल का अपने फाइटर प्लेन को उड़ाता है, बम गिराता है, बमों की बरसात करता है। और पिछले 2 सालों से इसराइल ने गजा पट्टी को जहन्नम में तब्दील कर रखा है। लगातार गजा पट्टी के चप्पे चप्पे पर वो बमों को बरसा रहा है। अब उसी तरह उसने सीरिया का भी हाल बना दिया है। सीरिया के इलाकों पर भी इसराइल का कब्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। जो इलाका यूनाइटेड नेशन की निगरानी में था, उन इलाकों में भी इजरायली आर्मी पहुंच चुकी है। और जो शामी हैं, जो सीरिया की अवाम है, उनको वहां से पीछे हटने पर मजबूर किया जा रहा है। उन इलाकों को यहूदियों को बसाने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू खाली कर रहा है। अभी जो ताज़ा ऑपरेशन हुआ है बहुत अहम है। आज से 2 दिन पहले भी इजरायली आर्मी ने शाम के कुछ इलाकों पर हमला किया था, एयर स्ट्राइक करके बमों को बरसाया था। लेकिन आज का जो एयर स्ट्राइक और मिलिट्री ऑपरेशन है बहुत अहम है। अल जज़ीरा ने भी इस खबर को शाया किया है। टाइम्स ऑफ इजराइल में भी यह खबर सामने आई है कि दिमश्क के साउथ में एक मिलिट्री बेस जिसका नाम है किस्वा, उस पर इजरायली आर्मी ने आज हमला कर दिया। और ऑपरेशन में इजरायली आर्मी ने फाइटर प्लेन का इस्तेमाल किया, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया, अपनी ग्राउंड आर्मी का इस्तेमाल किया। ग्राउंड पर आर्मी उनके उतर जाती है और उस मिलिट्री बेस पर जो भी फाइटर प्लेन था, जो भी हथियारों का ज़ख़ीरा था, उन सब को इजराइल ने तबाह बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया। 2 घंटे तक इजरायली आर्मी का यह ऑपरेशन जारी रहा। और इस 2 घंटे के दौरान जो सीरिया की आर्मी है, जो शाम की हुकूमत है, वो चुपचाप तमाशा देखती रही। उसने ज़र्रा बराबर रिएक्ट नहीं किया, इस हमले को नहीं रोका। सीरिया की आर्मी ने किसी तरह की कोई हरकत नहीं की। और जब ये सब कुछ हो चुका, इजरायली आर्मी ऑपरेशन को अंजाम दे करके वापस लौट आती है। उसके बाद शाम की तरफ से, सीरिया की तरफ से ऑफिशियल ये बयान सामने आता है कि इसराइल का ये एयर स्ट्राइक यूनाइटेड नेशन के चार्टर के खिलाफ है, शाम की खुद मुख्तारी और आज़ादाना शनाख्त पर हमला है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सीरिया की हुकूमत की तरफ से या अहमद अशरा की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट और बयान सामने नहीं आता है। और इसराइल ने यह एयर स्ट्राइक ऐसे वक्त पर किया जब अमेरिका की सालिसी में सीरिया और इसराइल के दरमियान एक मुआहदा चल रहा है। उस मुआहदे पर जल्दी अमल होने वाला है और मुआहदा की बीच में इसराइल ने हमला कर दिया। और उस मुआहदा में यही शिक शामिल है, यही बात शामिल है कि शाम की जो सरहदी हुदूद है और उन इलाकों में जो इजरायली आर्मी है, उन इजरायली आर्मियों को वहाँ से बाहर निकलना होगा। शाम के एयर स्पेस का इस्तेमाल इजराइल नहीं करेगा। शाम के इलाकों में इजराइल का कोई फाइटर प्लेन नहीं आएगा। इजराइल जो शाम को बिल्कुल गजा समझकर लगातार हमला करता है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। ये मांग की गई है इस माहदे में, उस एग्रीमेंट में। और ये माहदा अभी ज़ेर गौर है, ये अमेरिका की सालिसी में इस पर फैसला होना है। उससे पहले इजराइल ने एक और ख़तरनाक हमला कर दिया। और जब बशार अल असद की हुकूमत का पिछले साल खात्मा हुआ था, नए लोगों के हाथों में यानी अहमद अशरा के हाथों में इक़्तिदार आया, तो इसराइल ने लगातार सीरिया के मुख्तलिफ इलाकों पर हमला किया, सबको तबाह बर्बाद कर दिया, हर एक को तहस नहस कर दिया। सीरिया के पास कोई भी हथियार नहीं बचा। जो डिफेंस मिनिस्ट्री की बिल्डिंग थी उसको तहस नहस कर दिया। जो हथियारों का ज़ख़ीरा था, जो मिसाइलों के कारखाने थे, जहाँ फाइटर प्लेन रखे हुए थे, उन सबको इसने मिटा दिया। और अब एक नए मिलिट्री बेस जिसका नाम किस्वा है, उसको तबाह कर दिया है इसराइल ने। और इसराइल की तरफ से अब मीडिया में ये कहा जा रहा है कि इस मिलिट्री बेस पर पहले इसराइल की आर्मी थी, उसके अलावा असद दौरे हुकूमत में हिजबुल्लाह का कंट्रोल इस मिलिट्री बेस पर था, इसलिए हमने इसको तबाह बर्बाद कर दिया है। मानते हैं जब बशार अल असद की हुकूमत थी और हिजबुल्लाह का यहाँ पर कंट्रोल था, या ईरान की आर्मी यहाँ पर रहती थी, लेकिन अब तो बशार अल असद की हुकूमत नहीं है, अब अहमद अशरा की हुकूमत है। असद के दौर का खात्मा हो चुका है, हिजबुल्लाह का वहाँ कोई वजूद नहीं है। अब क्यों उस मिलिट्री बेस पर हमला किया गया?
किस तरह उसको जायज़ ठहराया जा सकता है और क्यों अहमद अशरा की हुकूमत ने रिएक्ट नहीं किया, जवाब नहीं दिया, ये सबसे बुनियादी सवाल है। और जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि सीरिया के 9 इलाकों पर फ़िलहाल इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया है। सीरिया का जो इलाका गोलान हाइट्स का है उस पर तो 1967 की जंग में ही इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया था। गोलान हाइट्स जंगी नुक्ते नज़र से बहुत ज़्यादा अहम इलाका है, ये बिल्कुल बुलंदी पर है, ऊंचाई पर है, इसी वजह से इसको गोलान हाइट्स कहा जाता है। और 1967 की जंग में इसराइल ने जब 4 अरब देशों पर हमला किया, इजिप्ट पर, सीरिया पर, लेबनान पर और इराक पर, माफ़ कीजिएगा जॉर्डन पर, तो उन 4 जंगों में इसराइल ने कई इलाकों को हासिल कर लिया, जैसे वेस्ट बैंक का कब्ज़ा कर लिया, गज़ा का कब्ज़ा कर लिया, उसके अलावा उर्दून के कुछ इलाकों को उसने अपने कंट्रोल में ले लिया, मिस्र का जो जज़ीरा नुमा सीना का इलाका है उसको अपने कब्ज़े में ले लिया था इसराइल ने। उसी तरह सीरिया का जो गोलान हाइट्स का इलाका है उस पर भी कब्ज़ा कर लिया था। 6 रोज़ा अरब इसराइल जंग में 1967 में इसराइल ने, और वो अभी तक इसराइल के कब्ज़े में हैं। और जंग में जो इलाका ऊंचाई वाला होता है, जो पहाड़ी इलाका होता है, वो बहुत अहम माना जाता है, क्योंकि नीचे जो आर्मी मौजूद होती है उसके लिए ऊपर हमला करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ऊपर चोटी पर, हाइट पर जो आर्मी मौजूद होती है उसके लिए बहुत आसान होता है नीचे वाले इलाके का कंट्रोल हासिल करना, वहाँ की आर्मी पर अटैक करना, उसको पीछे हटने पर मजबूर करना। तो गोलान हाइट्स जो सीरिया के लिए बहुत अहम था, सीरिया के उन दिनों सदर थे हाफिजुल असद, जो बशारुल असद के बाप है, वो गोलान हाइट्स के इलाका को इसराइली हमले से नहीं बचा सके और इसराइल के कब्ज़े में पूरा इलाका चला गया। और अब गोलान हाइट्स में इसराइल ने 30 से ज़्यादा बस्तियों को बसा दिया है। तो गोलान हाइट्स 1967 से इसराइल के कब्ज़े में मौजूद है और अब मज़ीद 9 इलाकों का कंट्रोल इसराइल ने हासिल कर लिया है। और वो 9 इलाके कौन है ज़रा उसे जान लीजिए। हदर एक इलाका है जो दिमश्क के वेस्ट में है, मगरिबी इलाके में है, उस पर इसराइल का कब्ज़ा है। दूसरा इलाका है जबाता अल खशाब का, ये भी वेस्ट में है और इस पर भी इसराइल का कब्ज़ा है। तीसरा इलाका है कैंतरा गांव, ये भी इसराइल के कब्ज़े में है, यहाँ पर इजरायली आर्मी मौजूद है। उसके अलावा एक चौथा इलाका है अल हमीदिया, ये नॉर्थ में है और यहाँ पर भी इसराइली आर्मी का कब्ज़ा है। उसके बाद एक वहाँ झील है या लेक है जिसका नाम है अज़ीज़। तो अज़ीज़ लेक के साउथ में 2 ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इजरायली आर्मी मौजूद है। उसके बाद छठा इलाका है तिल अल अहमर का, यहाँ पर भी इजरायली आर्मी मौजूद है। सीरिया की आवाम का, सीरिया की आर्मी के यहाँ पर कंट्रोल नहीं है और ये बहुत ऊंचाई पर है, हाइट्स पर है। इसके अलावा एक इलाका है जबल हरमून, जहाँ पर इजरायली आर्मी मौजूद है। इसी तरह जो बफर जोन है जबाल अल खशाब, अल हमीदा, इसके जो दूसरे इलाके उन सब पर भी इजरायली आर्मी मौजूद है। इसके अलावा माउंट हरमन जो है वहाँ पर भी इजरायली आर्मी मौजूद है। इसके अलावा गोलान हाइट्स में जो बफर जोन बना हुआ है जहां यूनाइटेड नेशन की आर्मी होती है वहां पर भी इजरायली आर्मी है और सीरिया की आर्मी तो कहीं आसपास मौजूद नहीं है। जो इंटरनेशनल आर्मी वहां पर थी उसको भी इजराइल ने पीछे हटा दिया है। तो इस तरह ये तमाम अहम इलाके हैं जिसका कंट्रोल इसराइल ने हासिल कर रखा है और बिल्कुल दिमश्क के करीब इजरायली आर्मी पहुँच चुकी है। और अफसोस की बात यह है कि अहमद अशरा इजराइल को पीछे हटाने पर बेबस है, मजबूर है, कोई भी जवाबी कार्रवाई नहीं की जा रही है। सऊदी अरब या कुछ दूसरे देश है जिनके ज़रिए अहमद अशरा को, सीरिया की हुकूमत को पैसे की मदद तो दी जा रही है, हर तरह का सपोर्ट ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन मिलिट्री सपोर्ट नहीं मिल रहा है। शाम की नई आर्मी कहाँ तक पहुँची, कितनी तैयारी है, उसकी कोई सिचुएशन नज़र नहीं आ रही है। और यही वजह है कि इसराइल का हमला बढ़ता जा रहा है। और आज का जो ऑपरेशन हुआ उस ऑपरेशन के बाद इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर का बयान सामने आता है कि इसराइल की आर्मी अपने देश की सलामती के लिए हर महाज पर जंग लड़ने के लिए तैयार है। और यही दलील बनाकर इसराइल ने पिछले महीना में ईरान पर हमला कर दिया। 12 दिनों तक जंग चलती रही, लेकिन ईरान ने इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया, तुर्की बतुर्की जवाब दिया और इसराइल को पीछे हटना पड़ा। इसराइल को अपने नुकसानों को देखकर माफ़ी मांगनी पड़ी और इसराइल को लग गया था कि ईरान से पंगा लेना आसान नहीं है। लेकिन सीरिया लगातार इसराइल के हमलों को बर्दाश्त कर रहा है और कुछ भी रिएक्ट नहीं किया जा रहा है। एक रॉकेट
टिक भी नहीं दागा जा रहा है। इस अच्छी सिचुएशन में तो हमास है या यमन के हौसी है कि हौसियों पर अगर इजराइल हमला करता है तो यमन के हौसी भी बैलिस्टिक मिसाइल से इसराइल पर हमला करके उसको जवाब देते हैं। हमास अभी भी रेजिस्टेंस की पोजीशन में मौजूद है। हमास के जो फाइटर है अल-क़स्साम ब्रिगेड के जो लड़ाके हैं वो लगातार रेजिस्टेंस कर रहे हैं, चुन चुन कर इजरायली आर्मी पर अटैक कर रहे हैं, इजरायली आर्मी के कमांड एंड कंट्रोल पर अटैक कर रहे हैं और उन्होंने हथियार नहीं डाला है, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। इसी तरह लबनान पर जब इजराइल का हमला होता है तो हिजबुल्लाह की तरफ से जवाब दिया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुल्क शाम पर, सीरिया पर इजराइल का हमला बढ़ता जा रहा है और इजराइल की तरफ से कुछ भी रिएक्ट नहीं किया जाता है। पिछले दिनों जब दरोज कम्युनिटी ने मुल्क शाम में बगावत की थी, इजराइल के लोग जासूसी कर रहे थे, गद्दारी कर रहे थे, अहमद अशरा का तख्ता पलटने की कोशिश कर रहे थे, तो शाम के कबायलियों ने हिम्मत दिखाई थी, जुर्रत दिखाई थी कि अपने भाइयों के लिए लड़ेंगे, अपने भाइयों का साथ देंगे और कबीला दर कबीला दरोज कम्युनिटी के खिलाफ जंग लड़ने के लिए पहुंच गया था। लेकिन एक मरतबा फिर इजराइल के हमला को रोकने की वहां कोई कोशिश नजर नहीं आ रही है। आखिर क्यों? और सबसे बड़ा सवाल अहमद अशरा पर कि आखिर अहमद अशरा इजराइल के सामने सरेंडर क्यों कर चुका है। मुल्क शाम की जो नई आर्मी है, जो मौजूदा हुकूमत है, उनके अंदर कोई दम खम क्यों मौजूद नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखिए, फिर मुलाकात होगी। मिल्लत टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया QR कोड स्कैन करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहां आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना UPI ID डालना है। फिर फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम पर जाएं और वहां जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओके कर दें। बस आप बन जाएंगे मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर और खुसूसी मेंबर।